जी सर, हो गई थी रिसीव। ठीक है, तो देखी वो एक नजर उस तस्वीर पर, जी सर उस देखी, और सारणी मैंने पर, तो बना भी लिया उसका चार्ट। उसका चार्ट बना लिया आपने? ओके, जी ठीक है। तो क्या चार्ट, चार्ट में क्या लिखा, क्या बनाया आपने? सर, मतलब वही याद करने के लिए कि अच्छा कितने नक्षत्र हैं, टोटल 27 है, और जी, इसका नक्षत्र इसका स्वामी है, मतलब कौन सा नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है, और किस राशि में कितने नक्षत्र हैं। टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27। ठीक है। 27 जी। चंद्रमा का जो भ्रमण होता है एक दिन में, एक नक्षत्र और 27 नक्षत्रों की यह परिक्रमा करने के बाद फिर से पहले नक्षत्र पर चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा के अनुसार आपका नक्षत्र और नक्षत्रों के अनुसार आपका प्रभाव, आपका स्वभाव होता है। अभी आपकी जन्म कुंडली में जो जन्म नक्षत्र है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, जो जन्म देने वाला नक्षत्र है, वो नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उस नक्षत्र पर चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह आएगा तो समझो कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि वो आज ही आया हो आपकी किस्मत में, कुछ नहीं पता। मतलब जो कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति है, आपके जन्म नक्षत्र में जब भी बृहस्पति आता है, मूल नक्षत्र जैसे कि मूल नक्षत्र जैसे कि मूल नक्षत्र होता है धनु राशि में, तो मान लो धनु राशि में आता है तो समझो कि उस समय आपका भाग्योदय होने वाला है। गोचर में जब कोई ग्रह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसका तो परिणाम होता ही है। अगर खाने उनके खराब हों या अच्छे हों उसका भी प्रभाव होता ही है। परंतु गोचर में एक चीज और मायने रखती है कि जो जन्म कुंडली में आपके ग्रह थे, जो जन्म के दौरान आपके ग्रह थे, वही ग्रह फिर से गोचर कुंडली में आते हैं, तब आपका जीवन बदलता है वाइडली, आपके जीवन में बिग चेंजेस आते हैं। तो ठीक है, तो जन्म नक्षत्र की हमने जो बात की है, जन्म नक्षत्र की बात यही समाप्त नहीं करनी। आपने जन्म नक्षत्र पर अपने रिसर्च करनी है, आपने मुझे बताना है, मुझे बताओ ना बताओ, आपने ये मंथन करना है कि जब आपके जीवन में कोई प्रमुख इवेंट हुए थे, जब जीवन में हैप्पीनेस आया था, तो उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था, चंद्रमा किस नक्षत्र पे था, सूर्य किस पे था, मंगल किस पे था, उस दिन की नक्षत्र कुंडली आपको निकालनी है। और सारे नक्षत्रों का मानचित्र निकालने पर आपको पता चलेगी कुछ एक्साइटिंग चीजें, जैसे कि आपका जब विवाह होता है तब खास तौर पर देखा जाता है कि आपकी जन्म राशि से 8वां तो नहीं चल रहा नक्षत्र, आपकी जन्म राशि से 12वां तो नहीं चल रहा नक्षत्र, आपकी जन्म राशि के नक्षत्र में कुछ बुरा तो नहीं है। खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि आपकी जो राशि है उस पर शनि तो नहीं आया हुआ, या फिर आपकी राशि में जिस समय आपका विवाह होने वाला है उस समय शनि लगन में तो नहीं है, राहु लगन में तो नहीं है। तो और मुहूर्त किसको बोलते हैं, मुहूर्त कहते किसको हैं कि विवाह शुद्ध मुहूर्त, शुद्ध विवाह मुहूर्त किसको कहते हैं? यही तो मुहूर्त होता है कि जीवन का बड़ा फैसला लिया जाना है, उस समय मुहूर्त सारणी वगैरह देखकर ही हम निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। देखो, नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा ही आपको ज्ञान लेना है, ज़्यादा आपको इसमें गहराई में नहीं जाना। बस इतना सा ज्ञान ले लो कि कौन सा नक्षत्र आपका है, और आपको अपने जन्म नक्षत्र पर किसी ग्रह के आने या जाने की खबर होनी चाहिए। अच्छा, शनि बता सकते हैं कि इस समय किस नक्षत्र पर चल रहा है? कोई आइडिया आप लोगों को? शनि किसी को कोई आइडिया है? सर मेरे को दृक पंचांग में देखना ही नहीं आया। चलो जाने दो, दृक पंचांग को छोड़ दो, मैं बता देता हूं आपको। शनि कुंभ राशि में चल रहा है आजकल, ठीक है।
कुंभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, तालिका देखकर बताओ आप। धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। यही 3 नक्षत्र है ना। तो अब वो जो 3 नक्षत्र हैं उनमें से ही किसी पर शनि चल रहा है। आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, कुछ पता है, कोई आइडिया? जन्म राशि कौन सी है? मेरा मघा है। मघा, मेरा मघा है। यानी कि मघा आप नक्षत्र गंडमूल, राशि सिंह है। गंडमूल में आपका जन्म हुआ, ठीक है। जी। तो आपको विदित होना चाहिए कि गंडमूल में जन्म होना खास बात मानी जाती है। या तो पहले चरण में होता है तो जन्म बच्चा बचता नहीं है, दूसरे चरण में होता है तो स्ट्रगल करता है, तीसरे चरण में होता है तो परिवार के लिए घातक होता है, चौथे चरण में होता है सर्वत्र शुभ, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। अलग अलग नक्षत्र पर अलग अलग फल होते हैं। तो गंडमूल के व्यक्ति जो लोग पैदा होते हैं वो खास होते हैं। अच्छा, अगर गंडमूल के लोग खास होते हैं तो बाकी लोगों का क्या? केवल केतु और बुध के नक्षत्रों में उत्पन्न लोग ही खास होते हैं क्या, या और नक्षत्रों पर भी विचार दिया जाना चाहिए? यहां सिर्फ मेरा आपको समझाने का तात्पर्य इतना ही है कि नक्षत्र जो है, नक्षत्र एक लेवल और डीप में चले जाने को कहते हैं जब आपको किसी चीज की प्रेडिक्शन करनी हो, एक्यूरेट किसी के बारे में पता लगाना हो कि इस नक्षत्र में, उसके जन्म नक्षत्र में कोई इवेंट हो सकता है। मान लो कि 1 महीने के अंदर आपने शादी अपनी फिक्स की है, तो आप मुहूर्त देखोगे, तो मुहूर्त में आपको 2 या 3 तारीखें मिल रही हैं, तो उस तारीख को देखो कि जिसमें आपका जन्म नक्षत्र पड़ रहा है या उसका मित्र नक्षत्र पड़ रहा है। उससे क्या होगा, उससे आपकी शादी में कोई व्यवधान नहीं आएगा, बल्कि आपके मुहूर्त को और स्पष्ट कर देगी वो तारीख, और उस दिन की गई शादी में मुहूर्त की शक्ति विद्यमान होगी और मुहूर्त की शक्ति से आपके परिवार पर कोई असर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मुहूर्त वगैरह सभी नक्षत्रों से जुड़े होते हैं, वार नक्षत्र ये वो सब मुहूर्त से होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, वो भी बतानी भूल गया मैं आपको, कि सूर्य राशि, चंद्र राशि, नक्षत्र, लगन का नक्षत्र, और उसके बाद होता है किस वार को आपका जन्म हुआ। आपका वैसे किस वार को जन्म हुआ, कुछ याद है? किसी को कुछ याद है? तो संडे को। संडे को, छुट्टी वाले दिन। मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार, सैटरडे। सैटरडे। हाँ जी, बाकी लोग? हाँ जी, सर मंडे। मंडे। तो ये जो ग्रह हैं सारे, चंद्र राशि का स्वामी, सूर्य राशि का स्वामी, लगन का स्वामी, और नक्षत्र का स्वामी, फिर वार का स्वामी, इन सभी को एक जगह नोट करके रख लो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से आपके लिए सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन सा है। इनफैक्ट ये ग्रह आपको कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा फायदा करेंगे आपका। जब इनके समय में, इनकी महादशा में, इनकी अंतरदशा में आप कोई काम करोगे तो वो अधिक सफल होगा आपका। बस यही ज्योतिष है। अच्छे और फेवरेबल और अपने गुट के ग्रहों में फायदा होता है और दूसरे गुट के ग्रहों में नुकसान होता है। हम दूसरों के अधीन रहते हैं। तो यदि आप नक्षत्र की सारणी को अच्छे से पढ़ लेंगे और नक्षत्र को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे मंगल पर विचार करेंगे, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी ग्रहों पर विचार करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि सर मुझे एक चीज पूछना था। हाँ जी, बोलो। आपने बोला गंड क्या होता है? गंडमूल मतलब? गंडमूल, गंडमूल कोई खास नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों, ये 6 के 6 नक्षत्र होते हैं। इनमें जन्म होता है जब, तब अपने परिवार के लिए जातक अशुभ होता है और बहुत थोड़े समय के लिए इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले लोग पूरे संसार के लिए शुभ होते हैं। मैंने इसीलिए
आप लोगों को रिसर्च करने के लिए बोला है कि आप लोग रिसर्च करें कितने महापुरुष हैं जो धनु राशि के अंतर्गत पैदा हुए, सिंह राशि के अंतर्गत, मेष, सिंह और धनु, इन राशियों के अंतर्गत जो लोग पैदा हुए हैं, इनकी सारणी निकालो। इन्हीं में आपको गंडमूल के लोग मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि गंडमूल के लोगों ने कितनी मेहनत की, कितनी ऊंचाइयों को छुआ उन्होंने। गंडमूल के बारे में हमेशा पूजा पाठ की आवश्यकता बताई जाती है, जो कि होती भी है। गंडमूल वाले नक्षत्र जिनके होते हैं, जन्म से ही उनको पिता का, माता का या परिवार का मुंह देखना वर्जित माना गया है। यानी कि माता पिता उस बच्चे का चेहरा नहीं देख सकते कुल 27 दिनों तक। अब 27 दिनों की संख्या क्यों? 27 दिनों तक इसलिए कि वो नक्षत्र मुड़ के वापस जब तक दोबारा ना आ जाए, यानी कि एक चक्कर पूरा ना हो जाए चंद्रमा का, तब तक। इसका अर्थ ये हुआ कि नक्षत्रों को इतनी महत्ता दी गई है कि उनका एक एक पूरा चक्कर मायने रखता है और उसमें पूरा का पूरा एक अनिष्ट दूर हो जाता है जीवन से। तो 27 दिनों के लिए पिता को बच्चे का मुंह देखना वर्जित माना गया है। मुझे याद है कि मैं जब छोटा सा था तो गंडमूल में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे पिता को मेरे दर्शन नहीं करने थे, तो कुछ दिन उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन फिर नहीं कर पाए कंट्रोल। तो उसके बाद उनको टीबी नामक जो भी है, टर्बुक्लोसिस जो भी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, टीबी हो गई थी, जिसको श्वास रोग बोलते हैं। और 6 महीना मेरे पिताजी बहुत बीमार रहे, उससे उनकी आयु पर बहुत फर्क पड़ा और ये आयु का क्षय माना जाता है कि अगर गंडमूल में कोई पैदा हो तो उसकी शांति किए बिना आप बच्चे का मुंह नहीं देख सकते, या फिर उसी नक्षत्र में पूजा करवानी होगी। अब देखिए, पूजा के लिए बहुत बड़ा विधान होता है, इसमें जानना चाहेंगे आप लोग? बताऊं? जी सर, क्योंकि मेरा भी है, मैं ठीक है। जानना चाहती हूँ। जो गंडमूल में पैदा होते हैं, देखो हर फैमिली में कोई ना कोई एक गंडमूल में पैदा हो ही जाता है। मेष, अब देखो 6 राशियां आ गई इसमें, 6 नक्षत्र आ गए इसके अंदर, तो राशियां भी तो 6 तरह की आ गई ना। तो 6 राशियों में यानी कि 50% का अंतर आ गया, तो 50% लोग गंडमूलक में होते हैं, ये मान के चलो। वैसे बहुत कम होते हैं, ये नक्षत्रों की बात है, ये केवल चौथा हिस्सा है, चौथे हिस्से से भी कम है, ठीक है। तो 25% से भी कम लगा लो लोग। जन्म अगर गंडमूल नक्षत्र में हो तो फिर 27वें नक्षत्र में, या फिर 27वें दिन, 27वें साल में, या फिर उसी नक्षत्र में किसी और दिन, जरूरी नहीं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब मर्जी, जब आपका दिल हो, तो पूजा की जाती है। उसके अंदर 27 वृक्षों के पत्ते, 27 जगह की मिट्टी, 27 कुओं का जल, और भी सामान होता है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों को मिलाकर ये मिट्टी हो गई, और जल हो गया, और पत्ते हो गए, पेड़ों के पत्ते। अब इनको एक जगह इकट्ठा करके टोकरी में, जो टोकरी होती है लकड़ी की, उसके अंदर रखा जाता है, और उसके अंदर 27 कुओं के पानी को एक घड़े में या एक बर्तन में डाल के उस छलनी के द्वारा यहाँ पर सिर पर से पानी डाला जाता है। उसको बोलते हैं तर्पण किया जाता है। पहले हवन होता है, पूरा हवन होता है उसका 27 नक्षत्रों का, और हवन वगैरह करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद तर्पण, मार्जन वगैरह सब किया जाता है। ये आपको पंडित जी बताएंगे हवन, तर्पण, मार्जन में क्या फ़र्क होता है, वो मेरी क्लास का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हवन करने के बाद उसका 10वां हिस्सा तर्पण यानी कि पानी से मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर मार्जन होता है। तो ये मार्जन इसको बोलते हैं, मंजन करने को बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है।
इन चीज़ों को इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। 27 चौराहों की मिट्टी होती है इसमें, चौराहे जो होते हैं वो यूज़ की जाती है। फिर सांप की बाम्बी की मिट्टी भी चाहिए होगी इसमें, क्योंकि राहु केतु से संबंधित है। फिर चाहिए होगी हाथी खाने की, जहाँ पर हाथी लौटते हैं, हाथी जहाँ पर विराजमान होते हैं, बैठते हैं गणेश जी को स्थापित करने के लिए। केतु है ना, केतु नक्षत्र का स्वामी है, तो इसलिए गणेश जी की पूजा, तो गणेश जी का जो प्रतीक है वो है हाथी, तो हाथी खाने की मिट्टी भी इसमें जरूरी होती है। और भी होता है सांप के बाम्बी की मिट्टी, मुझे पता है, मैं लेकर आया था सारा कुछ। सांप कभी अपने बिल में नहीं रहता, वो चूहे के बिल में कब्जा करके रहता है। तो इस तरह से आयोजन किया जाता है। और वो मुझे याद है 27 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। और सच में 27 साल की उम्र से पहले ना कुछ होता ही नहीं था, बहुत सारे काम फेल हुए और कुछ बनता ही नहीं था, सीधे कदम पड़े ही नहीं कभी, और हर काम में असफलता मिलती थी। पूजा पाठ करने से कुछ फल मिला। देखो मैं नहीं इतना ज़्यादा किसी को कंपेल करता कि आप पूजा करो, पाठ करो, मैं नहीं कहता, ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरा पूजा करने का तरीका भी अलग है। मैं स्वयं करता हूँ जो कुछ करता हूँ, मैं दूसरों से करवा कर पंडित से करवाना उतना बेहतर नहीं मानता जितना आप खुद कर सकते हो। तो मेरा अपना पर्सनल यकीन है, विश्वास है कि मुझे गंडमूल की शांति कराने के बाद थोड़ा सा फल मिला था, थोड़ा सा क्या, बहुत मुझे फल मिला है। तो गंडमूल की शांति इस तरह से होती है। तो हमने 27 नक्षत्रों के बारे में जो कुछ पढ़ा सुना, आपको याद रहना चाहिए। इसको अगली क्लास में याद करके आना। थोड़ा सा टेस्ट होगा आपका, पूछ लूँगा मैं आपसे कि आपको याद है या नहीं। अभी कोई डाउट या क्वेश्चंस आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ जी, आपने बोला ना कि ये जो लोग होते हैं मतलब फैमिली के लिए नहीं अच्छे माने जाते, पर दुनिया के लिए अच्छे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बड़ा काम करते हैं कहीं। देखिए पता क्या है कि इसके 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, ये तो मैंने बताया था ना आपको, एक नक्षत्र के 4 चरण। रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करते रहा करो आप लोग, सुबह की जो क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक किया करो। तो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, मैंने लिखा है वहां पर सारणी में। तो पहले चरण में पिता को घातक होता है गंडमूल, दूसरे चरण में माता के लिए घातक, तीसरे चरण में भाई के लिए घातक, चौथे चरण में सबके लिए शुभ होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि चौथे चरण में, हो सकता है कि आप मघा नक्षत्र में हो तो मघा के शुरुआत का चरण अच्छा हो। तो ये एक तालिका होती है इसकी भी कि किस चरण में कौन सा नक्षत्र शुभ फल करता है, कौन सा अशुभ फल करता है, ये तालिका के अनुसार होता है। आपको वो भी तालिका देखनी चाहिए, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको आसानी से। मैं इतने डीप में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने गंडमूल के ऊपर ज़्यादा नहीं विचार किया। ये गंडमूल की क्लास नहीं है। गंडमूल जैसे बहुत सारे दोष होंगे, ये सारे दोष हम कवर करेंगे जब जन्म कुंडली के दोष कवर करते हैं तब उसमें। तो नक्षत्रों में हमने जो आपको सारणी शेयर की है, एक नज़र देख लीजिए आप, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए ये जो पहली इमेज है 01.jpg, इसके अंदर 1 से लेके 12 तक राशियां दी गई हैं और उनके सामने अंकित है अश्विनी भरणी कृतिका। अश्विनी भरणी, हर एक राशि में 2 नक्षत्र होंगे और तीसरा नक्षत्र आंशिक तौर पर थोड़ा सा अंश होगा उस नक्षत्र का, यानी कि एक ही अक्षर। अगर एक नक्षत्र में 4 अक्षर हैं, चू चे चो ला, ये अश्विनी नक्षत्र है। ली लू ले लो, ये भरणी नक्षत्र है। अब यहाँ पर अ आ गया, अ देख रहे हैं आप लोग। अगर आपके पास इमेज हो, अगर आपके पास ये फोटोग्राफ हो
क्या देख रहे हैं आप इसको? जी सर। तो अ जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में आ जाता है। यदि मेरा नाम अशोक है तो मेरे नाम का नक्षत्र अ से कृत्तिका होना चाहिए, यानी कि मेरा नक्षत्र कृत्तिका होना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र पर आजकल जो चल रहा है वो हमें देखना चाहिए। देखो, ये जो तीसरा नक्षत्र होता है ना, वो बहुत छोटा होता है किसी भी राशि में। उसकी अवधि बहुत थोड़ी सी होती है, मेरे ख्याल से 6 घंटे की। अगर एक नक्षत्र 24 घंटे का है तो 6 घंटे की हो गई कृत्तिका नक्षत्र की स्थिति। तो वृषभ राशि में कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे करके जो तीसरा नक्षत्र है उसको आप छोटा सा माने, यानी कि जो लास्ट का अक्षर है वो माने। ठीक है, अक्षर ऐसे बनते हैं, राशियां ऐसे ही बनती हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है? आपका नाम है सुचेता। सु पड़ता है उसमें गूगे गोसासी सु से सोदा, कुंभ राशि में पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा नक्षत्र और कौन सा चरण है आपका, बताएंगे जरा? सुचेता सर शतभिषा। हाँ जी, कौन सा चरण? सर दूसरा। दूसरा चरण है। दूसरा चरण। इसका अर्थ मैं ये समझूं कि हाँ सर जी, पर मेरा नक्षत्र विशाखा है। विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र होता है। अब जैसे मैंने आपको सर तुरंत पर जी बोलो। सर पर नाम अलग रखा गया है, नक्षत्र विशाखा है। नाम का जो नक्षत्र है हम उसको नहीं मानेंगे। आपका अगर नाम जन्म कुंडली में भी वही है जो आपका नाम है, फिर मान सकते हैं। नाम आपका जन्म कुंडली देख के रखा गया था? जन्म कुंडली देखकर नहीं, वैसे ही रखा गया था। भूल जाओ उसको, मेरा उसको भूल जाओ, नाम के नक्षत्र को भूल जाओ। हाँ जी, मेरा पूर्वाषाढ़ा का दूसरा पद है। पूर्वाषाढ़ा कौन हुआ? स्वामी पूर्वाषाढ़ा का गुरु? नहीं, ना, गुरु नहीं हुआ। यह हुआ राहु गुरु शनि शुक्र। शुक्र हुआ। शुक्र हुआ स्वामी सर। कैसे पता चला? देखो मैं बताता हूँ। सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल इतना तो याद है ना सबको? सूर्य चंद्र मंगल याद रहेगा? जी मैं आपको याद करवा दूं। सूर्य चंद्र मंगल के बाद राहु, फिर गुरु, फिर शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं। मैंने एक पोस्ट लिखी थी, एक आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया था कि सूर्य चंद्र मंगल ये सीक्वेंस क्यों चल रही है, फिर राहु क्यों है? क्योंकि ये नक्षत्रों की सीक्वेंस है और नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित होती है आपकी विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा के बारे में कौन कौन जानता है? जानते हैं आप लोग? मतलब महादशा। महादशा सभी जानते हैं? जी सर जानते हैं। ठीक है, यानी कि महादशा के बारे में सभी जानते हैं। तो ये बात सबको पता थी कि महादशा नक्षत्रों पर आधारित होती है? जी सर। ठीक है, पता थी, यानी सबको पता थी। नहीं सर, मुझे तो टाइम पीरियड से पता था। नक्षत्रों पर आधारित होती है। तो नक्षत्र कैसे चलते हैं? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसी। अगर आप इस तालिका को देखें, दूसरे नंबर की जेपीजी निकालना जरा आप लोग। अगर इस तालिका को देखें तो नंबर 1 पर है अश्विनी, नंबर 10 पर कौन सा है? मघा। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। अब देखो सीक्वेंस, देखो आप ऊपर से, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य। अब यहां पर सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु क्यों नहीं है? सूर्य चंद्र मंगल के बाद बुध गुरु क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? या कोई बता सकता है कि ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये आधारित है जन्म नक्षत्र पर, और नक्षत्र चलते हैं सीक्वेंस में। नक्षत्र की सीक्वेंस ये रही, मैंने 2 जेपीजी दी हैं आपको। दूसरी जेपीजी से आप पता करेंगे नक्षत्र और उनके स्वामी की सीक्वेंस।
ये सीक्वेंस याद करनी बहुत जरूरी है। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। 3 बार मैंने आपके सामने बोला है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। केतु के बाद शुक्र सूर्य चंद्र। अब सूर्य चंद्र मंगल का तो मान लिया, लेकिन राहु क्यों? क्योंकि सूर्य जन्म देने वाला ग्रह है, आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा पहले आती है या शरीर पहले आता है? आत्मा। इसलिए सूर्य पहले, चंद्रमा, मन बाद में आता है ना। मन होगा, ठीक है ना। शिशु शैशव अवस्था, शिशु अवस्था यानी कि चंद्रमा। बुढ़ापा पहले नहीं आता, शिशु अवस्था पहले आती है यानी कि चंद्रमा, ठीक है। फिर मंगल, रक्त का संचार होता है, बच्चा खेलता है, खेल कूद का कारक कौन है? मंगल। और बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ का कारक मंगल है। राहु क्यों? इसके बाद सूर्य चंद्र मंगल के बाद व्यक्ति जवान होता है और वो संसार के प्रति आसक्त होता है। तो संसार क्या है? माया। और माया क्या है? राहु। अब माया मोह, बहुत समय तक माया मोह आपको जकड़े रहता है और आप परेशान हो जाते हो। कई लोग मर जाते हैं और कई लोग संघर्ष करके ऊब जाते हैं और संघर्ष करके एक लेसन सीख लेते हैं। फिर क्या आता है मन में? फिर आता है मन में पूजा पाठ, भगवान के प्रति भक्ति वगैरह, ठीक है। तो बृहस्पति हो गया, ठीक है। और ठीक है, भक्ति के बाद क्या आएगा? वैराग्य, ठीक है। वैराग्य आएगा ना, इंसान समझदार हो जाता है ना, इंसान समझदार हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। सारी चीजें शनि से आ रही हैं, इसलिए शनि है उसके बाद सीक्वेंस में। बुध क्या है फिर से? और शनि ही मृत्यु है। यहां तक बंदे की मृत्यु हो ही जाती है, इतना नहीं जीता कोई आज की डेट में। सूर्य की दशा 7 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 8 वर्ष, कितने हो गए? फिर राहु 16 या 18, फिर गुरु 19 या 16 साल, इतनी होती होगी, ठीक है। शनि कितनी होती है फिर? कितनी होगी? पूरी उम्र की नहीं हुई अभी, शनि के बाद होगी ना पूरी उम्र। उम्र पूरी होने के बाद बुध क्यों है? कुमार है ना, फिर से जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है। बुध फिर कुमार, फिर केतु, भूत प्रेत। मतलब ये जो बुध है, ये बुध इस बात का इशारा है कि इसके बाद बुद्धि का वातावरण रहता है, बुद्धि विचरती है, बुद्धि डिसाइड करती है कि अगला जन्म कहाँ लिया जाए। थोड़ा समय प्रेत योनि में भी रहना पड़ता है, भूत प्रेत बन के। तो फिर केतु है, फिर केतु के बाद फिर बंदा माया में लौट आता है, संसार में आसक्त होके लौट आता है। फिर शुक्र है, ठीक है। शुक्र के बाद फिर से सूर्य है। ये सीक्वेंस है। अब आप लोगों को ये सब याद रहेगा या नहीं? भूल जाएगा? अगर भूल जाए तो याद रहेगा। ये बहुत अच्छे से आपने ठीक है, ये ठीक है जी। तो ये वाली याद हो गई है वाली तो। अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो रिकॉर्डिंग रहेगी, इसको ध्यान से सेव कर लेना और लिख के रख लेना कहीं कि ऐसे होता है जन्मों का चक्कर सारा का सारा। इसीलिए केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु, इसलिए सूर्य चंद्र मंगल के बाद बुध नहीं है। हाँ जी, क्या जी जी। अच्छा, जैसे भी आपने बोला ना केतु वाला, जो मतलब वही की मतलब भूत प्रेत वाला चीज की मतलब उसके बाद अगर कटना पड़ता है, तो मतलब मान ही लीजिए कि किसी का जन्म ही केतु की महादशा में हुआ, जब तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब तो वही महादशा चल गई थी और जब कोई पैदा हो गया उस टाइम पे। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरी जो चीजें होती हैं, बातें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं उसको, सिंबॉलिक लीजिए, प्रतीकात्मक। मैंने समझाने के लिए बोला है भूत प्रेत। जरूरी नहीं है कि केतु की दशा में, मेरा भी तो जन्म केतु की दशा में हुआ। जो गंडमूल वाले हैं, किसकी दशा में जन्म हुआ है? जो गंडमूल वाले लोग हैं सबका केतु की दशा में जन्म हुआ, ये नोट कर लो। चलो केतु की ना सही, बुध की दशा में हुआ होगा।
दोनों में से एक में जन्म हुआ है। ठीक है, जब तो लगन हो रहा होगा, हाँ जी, जब तो लगन हो रहा होगा सकन मूल वालों से। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं, नहीं, ऐसा कोई। लगन में ऐसे नहीं होता। केतु जन्म नक्षत्र में, यानी कि अश्वनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अश्लेषा किसका है? बुध का। ज्येष्ठा किसका है? बुध का। रेवती किसका है? बुध का। चलो एक दिलचस्प बात बता देता हूं आपको। ज्येष्ठा नक्षत्र है किसी का? आपको नक्षत्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूंगा आपको बीच बीच में। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग सारी जिंदगी लड़ाई के बारे में सोचते रहते, किससे लड़ूं आज, लड़ाई के बारे में सोचते। फैक्ट है ये, कभी भी नोट कर लेना। ठीक है, ये जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, ये 10 लोगों पर भारी होते हैं। फैक्ट है। शनि का कोई भी अनुराधा नक्षत्र हो, चाहे शनि के किसी भी नक्षत्र में पैदा हो गया, 10 लोगों पर भारी पड़ेगा वो बंदा, इतना समझ लो। अभी मैं सारे के सारे 27 नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में इसमें नहीं बताने वाला हूं। धीरे 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 बताता रहूंगा आपको, जैसे जैसे याद आता रहेगा बताता रहूंगा। परंतु ये सारी चीजें प्रतीकात्मक लीजिए और याद रखने के लिए अपने पास रखिए। इसको उस तरह से मत इस्तेमाल कीजिए कि मैंने बोल दिया तो वो एक्यूरेट वैसा ही है, नहीं। जैसे अभी मैडम जी आप पूछ रहे थे कि केतु की महादशा में जन्म, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो चीजें मैं बता रहा हूं मैंने भी कहीं से अपने गुरुओं से मैंने सीखी, आप भी सीखो, आप भी इसका यूज करो, प्रयोग करो। जो लगे अच्छी तो ठीक है, नहीं तो संभाल के रख लो, क्या पता कहाँ काम आ जाए कौन सी चीजें। परंतु केतु के नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग, मैं सच में बता रहा हूं, विचित्र तो होते ही है, रहस्यमयी होते ही हैं। हाँ जी सर, जो आप पूजा बता रहे थे, तो मेरा भतीजा हुआ था, वो अश्विनी नक्षत्र के कौन पालन करता हुआ है सर? शुभ है, परंतु पूजा तो करवानी पड़ेगी। आप पूजा करवाइए उसकी फिर भी। शुभ है, फिर भी गंडमूल की पूजा करवानी पड़ती है। अच्छा, हिटलर का नक्षत्र पूछ चेक करके आना, कहीं गंडमूल में तो नहीं था कहीं, इतने लोग मार दिए। ठीक है, मुसोलिनी का चेक करके आना आप लोग कि नक्षत्र कौन सा था, जन्म नक्षत्र। आप लोगों को अगर मैं कोई, पुष्य नक्षत्र हाँ जी, क्यों माना जाता है? हाँ जी, पुष्य नक्षत्र इतना लकी क्यों माना जाता है? सबसे अच्छा नक्षत्र क्यों बोलते हैं इसको? किसको? पुष्य को? पुष्य नक्षत्र, हाँ। पुष्य को नहीं माना जाता। पुष्य के दिन, जब बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसको माना जाता है। जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तब माना जाता है। ठीक है, तब रवि पुष्य योग होता है, गुरु पुष्य योग होता है, शनि पुष्य नहीं होता। ठीक है, तो ये इन नक्षत्रों के मतलब इनके लिए ये नक्षत्र शुभ होता है। अब आप पूछोगे मेरे से कि कुंभ का गुरु अच्छा क्यों माना जाता है, कुंभ का मेला क्यों लगता है, कुंभ का गुरु क्यों माना जाता है? ग्रंथों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि जब जब बृहस्पति मेष, सिंह और धनु राशि में आएगा, अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष सिंह, मेष सिंह या मेष, सिंह और कुंभ राशि में आएगा, तब कुंभ का मेला लगेगा। हर बार अलग अलग जगह पर मेला होता है। ठीक है, तो बात वो नहीं है कि मैं मेले के बारे में बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त से जुड़ी चीजें हैं। मुहूर्त प्रकरण में आपको ये सारा कुछ मिलेगा जानने को, जो कि मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। मुहूर्त तो अपने आप में मृत्यु को भी टालने का दम रखता है। मुहूर्त जो होते हैं, मुहूर्त को देखकर कार्य करोगे तो नुकसान कम से कम होगा। जैसे कि द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग होते हैं, उसमें क्या होता है, फायदा होगा तो द्विपुष्कर में दुगना फायदा, और नुकसान होगा तो वो भी दुगना नुकसान। त्रिपुष्कर में 3 गुना फायदा माना जाता है, या 3 गुना नुकसान के लिए तैयार रहो।
यानी कि 50-50 होता है। अगर फायदा होगा तो पक्का 2 गुना होगा, आपने इन्वेस्ट किया उसमें, नुकसान हुआ तो 3 गुना होगा, ऐसे करके। ठीक है सर एक बात शेयर करनी है जी। एक्चुअली, वो जो आपने रिसर्च बोला है ना, तो उसमें मैंने वैसे एक वो है परमहंस योगानंद जी की कुंडली मैंने देखी थी ग्रीक पंचांग पे। एक वो बहुत बड़े आदि योगी थे, आपको पता ही होगा। उन्होंने एक बड़ी सी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जी। तो उनका जस्ट मैंने ग्रीक पंचांग को चेक किया तो उनका नक्षत्र है मघा, और मघा है सिंह राशि में ही। उनकी राशि भी चंद्रमा 5 में ही है, लगन भी वही है, राशि भी वही है, मघा नक्षत्र है दूसरे चरण का। और अभी उससे आपने बताया था ना कि दूसरे चरण की जो होती है माता को घातक, और उनकी मतलब उस ऑटोबायोग्राफी में मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा है कि उनकी मदर की डेथ जल्दी हो गई थी। तो अब मतलब उस चीज से मैं कोरिलेट कर सकती हूँ, जैसे आपने बोला है कि वो भी एक महापुरुष ही है बहुत बड़े, और उनका नक्षत्र मघा था, तो ये बात शेयर करनी अब लगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ये कह रही हैं कि एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं योगानंद जी महाराज, और उनका मघा नक्षत्र था, दूसरा चरण था। मघा नक्षत्र में गंडमूलक में पैदा हुए, और वो बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत प्रसिद्ध भी हुए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने। और उनकी माता की मृत्यु भी, जैसे कि मैंने बताया कि पहले नक्षत्र में, पहले चरण में, गंडमूल के पहले चरण में पिता को नुकसान, दूसरे चरण में माता को नुकसान, तो उनकी माता का देहांत जल्दी हो गया था। तो खैर, ये उनका उदाहरण देकर ये बताना चाहती हैं कि इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ऐसा होता है। देखो, आपने मोटी बात पर ध्यान नहीं दिया, जन्म मृत्यु का तो मैं समझ गया, चलो जन्म मृत्यु मेरी वजह से नहीं हुई, उनकी वजह से नहीं हुई, उनकी वजह से मैं नहीं मरता, मेरी वजह से वो नहीं मरते, एक दूसरे के लिए सूचना मात्र होती है जन्म कुंडली में कि ये चंद्रमा खराब है, इसका सूचना है कि ये हो जाएगा, इनकी माता की मृत्यु जल्दी। चलो खैर, तो जो मोटी बात सीखने की वो ये है कि केतु के नक्षत्र में इतने बड़े योगानंद जी महाराज पैदा हुए, केतु के नक्षत्र में। और मैंने बार बार कहा है कि केतु भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, ये बात नोट की? ठीक है, तो योगानंद जी हो, कोई भी हो, साधु संत, सबकी कुंडलियां उठाकर देख लो, अधिकतर केतु के नक्षत्र में मिलेगी, और राहु के नक्षत्र में शायद कम मिले, केतु के नक्षत्र में अधिक मिलेगी। अगर कोई साधु महात्मा सन्यासी राहु के नक्षत्र में पाया जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा होगा। ठीक है, और अगर कुछ और नहीं तो दामन पर दाग होते हैं लोगों के। राहु के नक्षत्र में यदि किसी महापुरुष को हमने देखा है तो हमें ये तस्दीक करनी होगी कि वो क्यों उस नक्षत्र का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि नक्षत्र का प्रभाव राशि से अधिक होता है। आपको बता दूं कि सूर्य राशि कम प्रभावशाली है, लग्न उससे अधिक है, चंद्र राशि उससे अधिक है, और सबसे अधिक है आपका नक्षत्र। और आपका जो मूलांक है वो भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितनी चंद्र राशि होती है। ठीक है, तो यहां पर न्यूमरोलॉजी और कई तरह की ज्योतिष को मिलाकर जब एक ग्रह की कल्पना करी जाए तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह है, उसके मित्र ग्रह कौन से हैं। मान लो कि सूर्य के गुट के हैं या शनि के गुट के हैं, तो वही गुट आपको सूट करेगा, उसी के जैसे लोग सूट करेंगे, और दूसरे लोग आपके विरोधी रहेंगे, नुकसान करेंगे आपको। माफ कीजिए, मीटिंग समाप्त हो गई, परंतु हमने यह अच्छी तरह से जान लिया है कि नक्षत्र का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो मैं आपको एक काम देता हूं कि आप किन्हीं महापुरुषों की सर्च कीजिए, उनके जन्म नक्षत्र का पता लगाइए और मुझे बताइए अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार जी।